हेलो, नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु में। आप देख रहे हैं जिसे सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो इस बार हम प्रॉपर्टी गुरु में आपके लिए लेकर आए हैं खास एपिसोड, जहां पर हम रियल एस्टेट मार्केट की कह लीजिए एक तरीके से कुंडली देखेंगे। लाइसिस फोरास ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जो कि वित्त वर्ष 2022-23 का पूरा लेखा जोखा है वो जारी कर दी है, और ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में रियल एस्टेट ने किस तरीके का सफर तय किया है। रियल एस्टेट में आखिर क्या हुआ है, कितने घर बिके हैं, कितनी इन्वेंट्री पाइलअप हो गई है, कितने नए लॉन्चेस हुए हैं, वैल्यू टर्म क्या है, यूनिट टर्म क्या है, किस सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, और इससे एक पिक्चर ये भी मिलती है कि आने वाले वक्त में हम मार्केट को कैसा होता हुआ देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मार्केट की एक तरीके की कुंडली है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाइसिस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और इस रिपोर्ट का साल भर इंतजार रहता है, फाइनली ये आउट हो गई है। तो चलिए मैं एक हाईलाइट से आपसे पूछ लूं, क्या कहती है रिपोर्ट, फिर एक एक पॉइंट्स पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो ग्रोथ दिखाई दी है और सब तरफ से ग्रोथ दिखी है। आपकी सेल्स के अंदर ग्रोथ हुई है करीब 15% की, टॉप 8 सिटीज की। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन टर्म्स ऑफ अगर वैल्यू देखिए तो करीब 36% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बढ़ी क्योंकि न्यू लॉन्चेस बढ़ गए। और साथ में आपको थोड़ा प्राइस में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। करीब 5 से 7% की एवरेज, शहर टू शहर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एवरेज 5 से 7% की ग्रोथ हमको सारे शहरों में दिखाई दी। तो अगर मेन हाईलाइट देखेंगे तो 2022 में हाईएस्ट एवर न्यू लॉन्चेस हुए हैं अक्रॉस इंडिया। तो अगर हम 60 सिटी का डेटा कैप्चर जो करते हैं उसके हिसाब से देखें तो हमें 4.25 लाख यूनिट लॉन्च हुई है, जिसमें से 4 लाख यूनिट बिकी हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारी लॉन्च यूनिट है वो बिकी हुई यूनिट की के अगेंस्ट में कम है, ज्यादा है। और यही कारण है कि आपकी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें भी ग्रोथ हुई है। और मैं इसको अलार्मिंग नहीं बोलूंगा क्योंकि मंथ इन्वेंट्री होल्ड की, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्रोथ हुई। तो ओवरहैंग सेम है, लेकिन अनसोल्ड इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ गई है। और यही कारण है कि एक बायर्स मार्केट मेंटेन्ड है, क्योंकि सप्लाई का प्रेशर रहा है मार्केट के अंदर। और बिल्डर जो हैं वो बेचना चाहते हैं, इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना चाहते। इसके लिए स्कीम्स एंड ऑफर्स है मार्केट में। चलिए, तो एक ओवरऑल पिक्चर थी मार्केट की इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, दोनों तरफ ग्रोथ देखने को मिली है। इन्वेंट्री भी बढ़ी है, लेकिन जैसा पंकज जी ने कहा कि वो कोई अलार्मिंग नहीं है। इतनी ग्रोथ आएगी तो साथ में थोड़ा सा इन्वेंट्री पाइलअप भी होगा। अब शहर दर शहर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पंकज जी, इसमें हैदराबाद और कोलकाता दो ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा बिक्री में बढ़त दिख रही है। हैदराबाद में 42% से ज्यादा की बढ़त है, तो कोलकाता में करीब करीब 30% के आसपास का इंक्रीज है। क्या ये इसलिए है कि इन शहरों में पहले से बेस लो था, या फिर यहां पर वाकई में प्रॉपर्टी की डिमांड सबसे ज्यादा आई? देखिए, बेस लो था और उसकी वजह से आपको जो है आपको लगेगा। तो अगर आप मुंबई और पूना के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो मुंबई में अगर साल की करीब 80,000 यूनिट और पूना में साल की 60,000 यूनिट बिकती है, तो आपकी हैदराबाद और कलकत्ता के अंदर जो है ये नंबर ऑफ यूनिट्स की जो सेल्स है वो 40 से 30 लाख के करीब, 30,000 यूनिट के होते हैं। तो मार्केट इन कंपैरिजन टू मुंबई एंड पूना और बैंगलोर और एनसीआर के हिसाब से छोटा है। तो बेस कम होने की वजह से आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी है। और हैदराबाद अगर एक तरीके से देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली ग्रोथ मार्केट रहा है। पिछले 3 या 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी मार्केट में मुझे दिखाई दी है, सेल्स के अंदर एज वेल एज प्राइजेस के अंदर। दोनों पर्सपेक्टिव से हमें पूरी सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी। और कलकत्ता जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और इमर्जिंग मार्केट की तरीके से दिखाई दिया। कोविड के पहले उसमें अच्छी ग्रोथ दिखती थी, लेकिन कोविड के दौरान थोड़ी सी स्लो डाउन दिखाई दिया न्यू लॉन्चेस और सेल्स में। लेकिन उसके बावजूद पिछले एक साल के अंदर हम जो पास के जो 2-3 क्वार्टर्स हैं उसके अंदर हमें वापस से उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही। तो एक इमर्जिंग मार्केट का एक साइन है। और बट जो ग्रोथ के नंबर आपको दिखते हैं ये उसके लोअर बेस का इफेक्ट है। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम दिल्ली एनसीआर और मुंबई एमएमआर की बात करें तो मुंबई में ज़रूर 22% का जंप है, दिल्ली में उसके मुकाबले 10% का जंप है। लेकिन जैसा हम जान रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, अगर ओवरऑल देखें तो शायद इनमें इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी एमएमआर जो है वो सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, अगर आप टॉप 8 सिटीज में देख लीजिए तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट इटसेल्फ वो करीब 26% इन टॉप 8 सिटीज का कंट्रीब्यूट करता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। दिल्ली एनसीआर जो है एक वक्त पे बहुत अच्छा मार्केट बेचता था, लेकिन आज क्योंकि नोएडा के अंदर बहुत सारी सप्लाई स्टॉल्ड है, गुड़गांव के अंदर भी स्टॉल्ड है, तो अगर आज के दिन अगर ओवरऑल मार्केटेबल सप्लाई अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर की मुंबई की ऑलमोस्ट हाफ है, और उसमें से भी करीब 50% जो है अभी भी मार्केटेबल नहीं है, स्टॉल्ड सिचुएशन में है। और यही कारण है कि वो मार्केट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया दिल्ली एनसीआर का। और मुंबई के अंदर न्यू लॉन्चेस अनप्रेसिडेंटेड आए पिछले एक साल के अंदर, उसकी वजह से आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ गई और साथ में वॉल्यूम्स भी बढ़ गई। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि लोग बाग का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अनसोल्ड को एक अलार्म की तरीके से प्रस्तुत किया जाता है सब जगह, बट अनसोल्ड जो है वो अलार्मिंग नहीं है अगर वॉल्यूम ऑफ सेल्स उसके इन टेंडम है, क्योंकि हम हाउसिंग शॉर्टेज है, जब तक हमारी सप्लाई नहीं आएगी तब तक हम उतना सेल्स के अंदर ग्रोथ कहाँ से करेंगे। आज मुंबई सबसे प्रोडक्टिव मार्केट इमर्ज होकर के आ रहा है, उसका कारण है कि हमारा अनसोल्ड भी हाईएस्ट है 3,60,000 यूनिट, और साथ में सेल्स भी हाईएस्ट है 80,000 यूनिट, और प्राइस ग्रोथ म्यूटेड है। तो ये एक बायर्स मार्केट की तरीके से इमर्ज होकर के आया है, बट मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट है इस वक्त का ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। और देखिए, जबकि देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार है, लेकिन बावजूद उसके एक इसने कंसिस्टेंसी दिखाई है पिछले 2 साल में, और जैसा हम कह रहे हैं कि नंबर 1 पे खड़ा है। दिल्ली एनसीआर इसके मुकाबले सर कैसे है, क्योंकि वहाँ हमेशा से एक अनसोल्ड या ओवरसोल्ड मार्केट रहा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पाइलअप रहती थी, और कुछ पॉकेट्स बहुत महंगे तो कुछ पॉकेट काफ़ी सस्ते। वहाँ क्या हाल रहा पिछले 1 साल में? देखिए, पिछले 1 साल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे गुड़गांव वाले रीजन में दिखाई दिया। नोएडा अभी भी सबड्यूड है, बिकॉज द रीजन इज काफी सारे प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल्ड हैं उसका रिजोल्यूशन होना बाकी है। तो जो आपकी इन्वेंट्री बिक रही है वो ज्यादातर जो है या तो बहुत ही रिनाउंड और लिस्टेड डेवलपर्स की इन्वेंट्री बिक रही है, और या फिर जो है वो जो रेडी स्टेट के अंदर है वो है। गुड़गांव के अंदर हमको न्यू लॉन्चेस दिखाई दे रहे हैं, और पिछले क्वार्टर्स के अंदर जिस तरीके का डीएलएफ की सेल्स हुई उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में दिखाई देता है। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अभी गुड़गांव के अंदर और गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के सारे शहरों में के जो एक पीरियड में ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता था रियल एस्टेट मार्केट का 2011-12 और अभी अप टू 13 तक, वो वाले लेवल पे नहीं है। आज भी अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे पास 1.5 लाख यूनिट की अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उसमें से करीब 60% इन्वेंट्री वो स्टॉल्ड है, तो आज के दिन केवल 40% इन्वेंट्री है। लेकिन पिछले कुछ लॉन्चेस जो हुए और उसके साथ जिस तरीके की प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत तेजी होती हुई दिखाई दी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन मार्केट में वापस आ गया, और ये एक मार्केट है जिसकी डिपेंडेंसी इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो ये मार्केट में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो रिसेंट क्वार्टर्स के अंदर जिस तरीके की जो पैटर्न्स आए हैं इसको देख करके शायद आगे वक्त में हमें और ज्यादा न्यू लॉन्चेस दिखाई देंगे। कि न्यू लॉन्चेस की थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन एक मार्केट है जिसकी बात कर लेनी चाहिए कि हर मार्केट में ग्रोथ दिखी है, लेकिन बेंगलुरु में कोई नो चेंज है। तो क्या मतलब बेंगलुरु बहुत अच्छा कर रहा था, वो अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, या वो जहां खड़ा था वहीं स्टैग्नेंट है? कैसे समझे इस सिचुएशन को? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बैंगलोर एक वक्त पे करीब अगर हम 2014-15 की बात करें तब सबसे ज्यादा यूनिट की न्यू लॉन्चेस होते थे, और उसकी वजह से जो है उसकी अनसोल्ड इन्वेंट्री भी करीब 1,10,000 1,20,000 यूनिट होती थी, और आपकी सेल्स भी तो उसी टेंडम में होती, तो एक प्रोडक्टिव मार्केट था। लेकिन जिस तरीके से हमने मुंबई, पूना और हैदराबाद और अहमदाबाद शहरों में न्यू लॉन्चेस देखे हैं कि वो बढ़ते चले गए, और उसके साथ साथ इन्वेंट्री और सेल्स के अंदर ग्रोथ आई, बैंगलोर मार्केट के अंदर
थोड़ा हमने स्लो डाउन देखा न्यू लॉन्चेस से। अगर आप कंपैरिजन कीजिए, न्यू लॉन्चेस अगर मुंबई में 28,000 यूनिट हुई हैं, तो आपके बैंगलोर के अंदर शायद 8 या 9,000 यूनिट की न्यू लॉन्चेस हुए। पूना के अंदर करीब 16,000 यूनिट के न्यू लॉन्चेस हुए। तो न्यू लॉन्चेस जो है वो फ्रेश सप्लाई लेके आते हैं और उसके साथ साथ मार्केट में जो है सेल्स आती है। तो न्यू लॉन्चेस सबड्यूड हैं और यही कारण है कि हमको ये मार्केट थोड़ा म्यूटेड दिखाई देता है। हमको उस तरीके की तेजी नहीं दिखाई देती जो मुंबई और पूना सेगमेंट में आ रही। तो पंकज जी, क्या ये कहेंगे कि जो तेजी जिन शहरों में दिख रही है वो ड्रिवन बाय न्यू लॉन्चेस है? मतलब अब चूंकि डिमांड है और चीजें तभी बिकती हैं जब आपके पास बेचने के लिए अच्छा स्टॉक हो, ताकि लोगों को सिलेक्शन में आसानी हो। हमेशा से ये देखा गया है कि न्यू लॉन्चेस जो होते हैं वो फ्रेश सप्लाई लेके आते हैं, नए ऑफर्स आते हैं, बिल्डर्स डिस्काउंट्स देते हैं और एक मार्केटिंग का एफर्ट्स होता है, उससे सेल्स पे इम्पैक्ट आता है। तो न्यू लॉन्चेस से जो मार्केट की जो सेल्स है न्यू लॉन्चेस से काफी प्रोपोर्शनेट रहती है और उसके इन टेंडम में ही चलती है हमेशा। तो पंकज जी, कोई खास कारण कि मुंबई जैसे शहर में तो आप न्यू लॉन्चेस देख रहे हैं जहां पर इतना आसान नहीं है नए लॉन्च लाना, अब प्लॉट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, रीडेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन बंगलुरु जहां पर जमीन की भी बहुत आयत है और डिमांड भी ठीक ठाक रहती है, वहां पर होल्ड क्यों हो गए? बिल्डर्स ने वो उत्साह क्यों नहीं दिखाया? देखिए, कुछ हद तक कंसोलिडेशन का एक फेस रहा है और बैंगलोर मार्केट जो है कुछ एक लार्ज लिस्टेड डेवलपर के कंट्रोल में है, तो वो हमेशा सप्लाई रेगुलेट करते रहते हैं। बट बावजूद न्यू लॉन्चेस कम हो गए हैं। अगर आप देखें तो मंथ्स इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है आज। उसकी मंथ्स इन्वेंट्री 20 मंथ और 21 मंथ की है, जो बेस्ट है अक्रॉस ऑल मार्केट। और ये कारण ये है क्योंकि उस मार्केट की प्रोडक्टिविटी को सर्टेन डेवलपर्स और जो वहां के बिल्डर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। बट मैंने ये देखा है कि अब जो ट्रेंड दिखाई, जैसे हमने कैलकाटा की बात की कि जो ड्यूरिंग कोविड टाइम और उसके बाद पहले जो है न्यू लॉन्चेस स्लो थे और वो थोड़ा मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब उसमें फ्लो चालू हुआ है। मेरे हिसाब से बैंगलोर मार्केट में पिछले क्वार्टर हमको 2-3 क्वार्टर से न्यू लॉन्चेस की ग्रोथ दिखाई दे रही है और ये आगे चल करके वापस से आएगी। कुछ हद तक आई थिंक लार्ज डेवलपर्स ने इस मार्केट को कंट्रोल किया है। और दूसरा एक रीजन है कि जैसे आपके मुंबई मार्केट में क्योंकि प्रीमियम का डिस्काउंट दिया था गवर्नमेंट ने पिछले साल, उसकी वजह से रीडेवलपमेंट और काफी सप्लाई जो है वो लॉन्च हो गई मार्केट में और इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है न्यू लॉन्चेस के मुंबई एमएमआर रीजन्स में आए हैं। तो बैंगलोर में इस तरीके का कोई इंसेंटिव मेरे हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है न्यू लॉन्चेस वहां पे भी बढ़ेंगे क्योंकि मंथ इन्वेंट्री वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये था अब तक का लेखा जोखा। एक छोटा ब्रेक यहां पर लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इतनी बिक्री हुई और सब कुछ हो रहा है, लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन कौन से सेगमेंट का दबदबा है, किस सेगमेंट में घर बिक रहे हैं? क्या अफोर्डेबल घरों की मांग ज़्यादा है, या मिड सेगमेंट में लोगों की डिमांड ज़्यादा है, या फिर लग्जरी का जलवा बरकरार है? एक आइडिया लेंगे और साथ ही अब यहाँ से आपको अगले साल या अगला वित्त वर्ष उसकी क्या झलक दिखाई पड़ती है, यहाँ से प्रॉपर्टी बाजार का कैसा रुख रहेगा आगे के लिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करेंगे, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद।